डीबीएमएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शनल डिपेंडेंसी। इसको बहुत लोग शॉर्ट में एफडी भी बोलते हैं। बहुत प्रकार की एफडी होती है, कौन किसके ऊपर कैसे रिलेशनशिप से होता है, कैसे एट्रीब्यूट होता है, ये सारी चीजों के ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंसीडर रिलेशन आर एंड टू एट्रीब्यूट ए एंड बी। एक रिलेशन लिए, उसके अंदर एट्रीब्यूट का मतलब यही कि कॉलम का नाम दे दिए, ये हमने कॉलम का नाम दे दिए। बी इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए। बी अगर फंक्शनली डिपेंडेंट ए के ऊपर है तो बी डिपेंड है ए के ऊपर, बी डिपेंड है ए के ऊपर। इफ each value of A is associated with exactly one value in B in relation R। अगर एक वैल्यू एक से ही कनेक्टेड है तो जब हम कह रहे होंगे कि ये फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है। एग्जांपल, एक स्टूडेंट नाम का मैंने एक टेबल बनाया, ये टेबल है, ये रिलेशन है, और मैंने इसमें रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और क्लास करके एट्रीब्यूट बनाया। अच्छा, होता क्या है कि ये इतने बड़े बड़े नाम ना लिख के, अब मैं जब, क्योंकि एफडी मेरे को बहुत सारी पढ़नी है, क्योंकि बहुत सारे इसके ऊपर एनालिसिस करना है, तो मैं क्या करता हूँ, ये रोल नंबर को ए नाम दे देता हूँ, जो एट्रीब्यूट है उनको नाम दे देता हूँ, ABC XYZ ऐसे नाम दे ही देता हूं। यहां पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये ABCD क्या है, कैपिटल ABCD क्या है। कैपिटल ABCD कुछ नहीं है, उस टेबल के एट्रीब्यूट्स है। ये जो एट्रीब्यूट्स लिखे हैं, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, ये उसके एट्रीब्यूट है, तो उसको ABC से मेंशन कर दिए ताकि इतना पूरा नाम ना लिखना पड़े। अब देखो कि अगर ये एक टेबल बनाया गया तो ये टेबल क्या बोलता है हमारा, कि इधर मैंने इधर एक ऐसा टेबल है जो कि इधर ABCD करके 4 एट्रीब्यूट्स दिए हैं और उसके अंदर ये पर्टिकुलर टपल इंस्टेंस भरे हुए हैं। अब अगर मैं बात करूं, क्या A B के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी स्टोर हो रही है। अच्छा, फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है कि 1 to 1 वाला अगर हमको दिख रहा है कि यहाँ पे रिलेशन है तो वो पर्टिकुलर एफडी है, वहां पे फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड करती है। अब अगर मैं A से B बात करूं तो A के सारे यूनिक वाले वैल्यू B के यूनिक से कनेक्ट होना चाहिए। तो अगर A1 B1 से कनेक्ट है तो ठीक है। अब A1 B2 से भी कनेक्ट है, नहीं, यहां पे तो उल्टा हो गया, ये बात तो गलत हो गई। अगर A1 एक बार B1 से कनेक्ट है तो A1 B1 से ही कनेक्ट होना था। तो A से B फंक्शनल डिपेंडेंसी डज नॉट होल्ड। अभी बताता हूं कि A से C होल्ड होने वाली है। A से C कैसे, इधर A1 है तो इधर C1 है, इधर भी A1 है तो इधर भी C1 है। बिल्कुल सही बात है सर, A1 C1 के साथ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। A2 C2 के साथ जाएगा, फिर अगर A2 मिला तो ये फिर से C2 के साथ ही जाना चाहिए। अब इधर A3 है, हाँ A3 आया तो A3 C2 के साथ जा सकता है, लेकिन अगर इधर 2 वैल्यू लिखी गई है सेम टू सेम और इसके सामने C2 है तो इसके सामने भी C2 ही होना चाहिए। और अगर ऐसा हो रहा है तो यहां से A से C फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड कर रही है। अगर C से A बात की जाए, C से A क्या ये होल्ड कर रही है, ये तो बिल्कुल नहीं कर रही होंगी। अगर ऐसी कर रही है तो वैसे नहीं हो रही होंगी। इसका डेरिवेशन मैं बताता हूं कैसे, कि C1 से A1 है, बिल्कुल सही है, C1 से A1 है, बिल्कुल सही है, C2 से A2 सही है, C2 से A2 बिल्कुल सही है। लेकिन अब ये C2 से A2 ही होना था, C2 से A2 ही होना था, लेकिन यहाँ C2 से A3 है। एक भी अगर गलत हो गई, एक भी अगर फंक्शन डिपेंडेंसी डिपेंड नहीं हो रहा है तो हम कह देंगे कि डज नॉट होल्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी। C से A नहीं हो रही है। ऐसी सारी चीज मैं आपको चेक करके बताता हूं। A से D, A1 से D1 है तो A1 से D2 नहीं होंगी, यहीं पे फेल हो गई, डज नॉट होल्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी। B से C की बात करें, B1 से C1 है, बिल्कुल सही बात है, B2 से C1 है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां गलत हो गया ना यार, B2 से C2 हो गया ना, B2 से C2 नहीं, B2 से एक बार C1 पकड़ा तो दूसरी बार भी C1 ही पकड़ने का, इसलिए डज नॉट होल्ड बोल दिया मैंने यहाँ पे इसको। अब अगर D से B चेक करें तो D से B चेक करें, D1 है, B1 है, D2 है, B2 है, बिल्कुल सही है, D2 है, B2 है, ठीक है, D3 है, B2 है, अलग अलग है, अलग अलग मिले। अच्छा, चेक करने का इसका बढ़िया तरीका ये कि इधर जो यूनिक एलिमेंट है, इधर अगर D1 है, इधर डूड है, ये सारी चीजें, तो जो चीजें कॉमन है उसके सामने देखो कि वो चीजें सेम होना चाहिए। अगर इधर D2 2 बार लिखा है तो उसके सामने भी B2 ही लिखा होना चाहिए। अगर यहाँ पे B1 लिखा होता तो फिर चीजें गलत हो जाती। तो मैं ये तो कह रहा कि ये इससे कनेक्ट है, ये इसके कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, लेकिन चेक करना मेन जब बात इसकी है कि D2 2 बार लिखा है तो D2 इसके पास कैसे कनेक्टेड है। तो ये ऐसे कनेक्टेड है कि B2 सेम है, तो यहाँ पे हम कह देंगे कि D से B फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड कर रही है। अब मेजर बात यही तक के रुकती नहीं है, मेजर बात अब आगे और आएंगी कि अगर मुझे B से AB से C चेक करना है, कि अगर मैंने ABC दोनों को मिला लिया, AB को मिला लिया और AB से C चेक करना है, तो यहां पे देखो कि अगर मैंने टेबल बनाया है एक AB, तो AB वाले एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1 1, ये 1 1, ये हो जाएगा 1 2, ये हो जाएगा 1 2, ये हो गया 2 2, ये हो गया 2 2, ये 2 2, ये 3 3। तो मैंने सारे एलिमेंट लिख दिए। अब जब मैं C1 के भी एलिमेंट लिख दूं, इधर 1 1, ये ऐसे सारे लिख दूं, अब मैं चेक कर रहा हूं कि अब इधर जो सारे एलिमेंट है वो इससे 1 1 वाले तरीके से कनेक्टेड है या नहीं है। तो इधर देखो A1 B1 है, C1 है, सही है, इधर A1 B2 है, C1 है, बिल्कुल सही है, इधर भी कोई दिक्कत नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि ये वाला एलिमेंट चेंज हो सकता है लेकिन ये वाला नहीं होना चाहिए। अब अगर ये बात करें A2 B2 अभी तक क्या आया, क्या नहीं आया, A2 B2 C2 के साथ जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ,
A2B2 दूसरी बार आया, A2B दूसरी, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन लेने वाली बात आ गई, अब चेक करना पड़ेगा कि A2B2 आया है दूसरी बार तो ये C2 के साथ ही कनेक्ट होना चाहिए। हाँ, ये C2 के साथ ही कनेक्ट हुआ, FD यहाँ पे सक्सेसफुल, यहाँ पे A3B3 C2 के साथ है, FD सक्सेसफुल, फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड कर रही है। सी से बी बात कर लेते हैं, सी से बी वाली बात करना है तो ये हमारा सी है और ये हमारा बी है। C1 पे B1 आया, बिल्कुल सही है। C1 पे B2 आया, गलत बात हो गई, बिल्कुल गलत बात हो गई, डज नॉट होल्ड कोई फ्रीक्वेंसी फंक्शनल डिपेंडेंसी। अगर मैं सी से CD से A बात करूं तो मैंने सबसे पहले CD का डायग्राम बनाया या CD को एक साथ लिखा, ये हो गया 1 1, ये हो गया 1 2, ये हो गया 2 2, ये हो गया 2 3 और ये हो गया 2 4। अगर मुझे ये सारे एलिमेंट यूनिक मिले, अच्छा इसका एक बढ़िया सी टेक्निक तो ये बता दिया कि अगर ये सारे एलिमेंट यूनिक मिले मुझे तो ये पक्का फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड करेंगी। अगर ये सारे के सारे मुझे यूनिक मिले, क्योंकि ये अच्छा पहले वाले में ये दोनों कॉमन थे, ये 2 2 ये 2 2 था, लेकिन इधर सारी चीजें अगर मुझे कॉमन नहीं मिल रही है, अलग अलग मिल रही है, तो मैं कह दूंगा कि ये पक्का फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड करेंगी। अब यहां पे आ जाओ, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझो। अगर मैंने ये ऐसा टेबल बनाया और इसके अंदर मैं दूसरी चीजें इंसर्ट कर रहा हूं, अच्छा ये चीजें अभी फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर मैंने दूसरा एक एट्रीब्यूट इंसर्ट किया उसके अंदर और सारी एट्रीब्यूट की अलग अलग वैल्यू है। अभी तक के जब हम ये टेबल पढ़ रहे थे तो इसमें A1 2 बार था, A2 2 बार था, B2 2 बार था, C1 2 बार था, D2 2 बार था। लेकिन एक ऐसा मैंने एट्रीब्यूट बनाया जिसको मैं की बोल रहा हूं, और की बोलने का मतलब है कि उसकी हर एक वैल्यू अलग अलग होंगी। E1 अलग है, E2 अलग है, E4 अलग है, E5 अलग है, E4 अलग है, ऐसी सारी वैल्यू अलग है। तो मैं इस वाले एट्रीब्यूट को कहूंगा कि ये मेरे लिए पर्टिकुलर की होने वाली है। और अगर की है तो हम ये कहेंगे अ फंक्शनल डिपेंडेंसी ए अल्फा से बीटा जब ऑलवेज होल्ड करेगी जब अल्फा इज अ की। अल्फा ये वाला कॉलम को उन्होंने अल्फा बोल दिया, और अल्फा अगर की है वो रिलेशन के अंदर, तो अल्फा और बीटा एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट इन रिलेशन आर। बिल्कुल सिंपल सी बात होगी, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई है। अब देखो फंक्शनल डिपेंडेंसी की थोड़ी और बात करते हैं हम लोग। Functional dependencies plays a key role in differentiating good database design from bad database designing। बहुत मतलब ये काम में आती है कि हमको कि कैसे हम लोग एक गुड डाटाबेस को डिफरेंशिएट कर रहे होंगे एक बैड डाटाबेस से। जो गुड होगा उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल डिपेंडेंसी देखने मिल रही होंगी, और जो बैड होगा उसके अंदर फंक्शनल डिपेंडेंसी देखने नहीं मिल रही होंगी। ये बात होती है। और FD इज अ टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट दैट इज अ जनरलाइजेशन ऑफ द नोटेशन ऑफ की। अगर x से y बात की जाए, x से y वेयर x इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ y। अच्छा एक बढ़िया सा की रोल ये है कि अगर आपको x की वैल्यू मिल गई ना तो आप y की वैल्यू कैसे ना करके डिफाइन कर ही लोगे कि x की वैल्यू अगर मिली तो y की वैल्यू ढूंढ लोगे। x की वैल्यू अगर y के ऊपर डिपेंड है तो x की वैल्यू मिलने के ऊपर y की वैल्यू ढूंढने हुए। इसके लिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, वो प्रॉपर्टीज आप पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट तो है क्लोजर लिखना, हर जगह पे क्लोजर ही लिखना है। अब वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने की तरफ थोड़ा बढ़ रहे हैं कि कैसे क्या चीजें सॉल्व करना है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी बताया, आप ये ना समझे कि क्वेश्चन नहीं होने वाले, यहाँ पे क्वेश्चन भी होने वाले हैं। अगर क्लोजर ऑफ एन एट्रीब्यूट की बात करें तो क्लोजर एट्रीब्यूट का कैसे निकालेंगे, तो क्लोजर का क्या मतलब है, अगर ये FD दे रखी है आपको, ये क्वेश्चन में FD दे रखी है A से B, A से D और B से C। अब मुझे A का क्लोजर निकालना है। A के क्लोजर का मतलब यही है कि A अगर एलिमेंट मेरे पास है तो A से मैं कहां जा सकता हूं, जहां जा सकता हूं, ये उसका क्लोजर बन जाएगा। अगर इसी की बात करें तो A के क्लोजर में A तो आएगा ही आएगा। A से B कनेक्टेड है तो A से B, यहां पे मैंने B लिख दिया। A से D भी है तो मैंने D लिख दिया। अगर अब मैंने B तो निकाल लिया, A से B निकल चुका है और B से C निकल गया, ये देखो B से C निकल गया, तो इसलिए इससे A का क्लोजर हो जाएगा ABCD। तो ये ABCD आया, इसके ऊपर भी बहुत सारी बात करनी है हमको कि ये सारे का सारा मिल गया तो कैसे बात हुई। अगर B का क्लोजर निकाले ना, अगर B का क्लोजर निकाले तो B से B मिल गया और B से सिर्फ C मिल रहा है, और C से तो कुछ चीजें यहाँ पे डिराइव नहीं हो रही है, इसलिए B का क्लोजर हो जाएगा सिर्फ B और C। C का क्लोजर अगर हम निकाले तो C का क्लोजर सिर्फ C हो जाएगा, और D का भी क्लोजर निकाले तो सिर्फ D का क्लोजर D हो जाएगा। इसकी ट्रिक ये हो जाती है, अगर इधर वो एलिमेंट लिखा ही नहीं गया है और इधर ही एक ही बार लिखा है तो उसका क्लोजर सिर्फ वही बन जाएगा। एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल क्या बोल रहा है हमारे पास, अगर ये एक रिलेशन दे रखा है ABCDE का और उसमें FD दे रखी है A से B, C से D, B से C, D से E, E से A, ये सारी FD दे रखी है। अब हमको क्लोजर्स निकालने हैं। अगर मैं A का क्लोजर निकालने बैठता हूं तो A के क्लोजर से A मिल गया, A से B मिल गया तो मैंने B भी लिख दिया। अब B से C मिला, सर ये देखो B से C मिला इसलिए मैंने C भी लिखा। अब C से क्या मिल सकता है, C से D मिल रहा है तो C से D भी लिख लिया। अच्छा D से कुछ और मिल रहा है, D से E मिल रहा है तो E भी लिख दिया। यानी ये सारे के सारे एलिमेंट डिराइव कर पा रहा है, और जो सारे के सारे एलिमेंट डिराइव कर पा रहा है उसी को हम की बोल देते हैं। A जो है हमारी वो की हो जाएगी, कैंडिडेट की। अगर अब B
अच्छा, इसको जो क्लोजर है ना उसको बी प्लस करके लिखते हैं। ये प्लस का साइन कभी ऊपर दिखा ना तो उसका मतलब है कि उसका क्लोजर लिखा गया है। और क्लोजर इसलिए निकाला जाता है ताकि हमको पता चले कि उसकी कैंडिडेट की क्या है, वो कैंडिडेट की के साथ कैसे क्या कनेक्टेड है। अगर मैं बी का क्लोजर निकालू, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अगर बी का क्लोजर निकालू मैं तो बी का क्लोजर से बी मिल गया सबसे पहले, और बी से सी मिल गया, बी से सी मिल गया। अगर सी भी मेरे पास यहाँ पे जो जो लिखे जा रहे हैं उससे क्या चीजें और डिराइव हो रही है। अगर मैंने यहाँ सी लिखा तो सी से डी भी डिराइव हो रहा है, तो सी से डी लिख दिया। अगर डी मेरे पास आ चुका है तो डी से क्या हो जाएगा, ई भी हो जाएगा। ये तो वही वाली बात हो गई कि अगर शादी में एक बंदे को बुलाया और ये बंदा इसका दोस्त है, ये बंदा इसका दोस्त है, ये बंदा इसका दोस्त है, तो ये सारे के सारे जाएंगे शादी में। तो वही वाली बात हो गई कि एक बार यहाँ पे जो अंदर चले गया उसका जो जिगरी यहाँ से जो रिलेटेड है वो जिगरी उसको भी उठा के लेके आ जाएगा। जैसे यहाँ पे डी आ गया था, अब डी आया तो डी ई से भी कनेक्टेड, तो डी ने बोला ई भी साथ में चल, तो ई भी आ गया। ई ने क्या बोला कि ई मेरे साथ, तो ए भी कनेक्टेड, तो ए भी साथ में चल। तो ऐसे सारे के सारे क्लोजर निकालना होता है। आप क्लोजर निकालने की बहुत सारी प्रैक्टिस करें, क्योंकि क्लोजर निकालना अभी आसान लग रहा होगा और यही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब देखो फंक्शन डिपेंडेंसी अगर हम पढ़ रहे हैं ना तो अलग अलग प्रकार की फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है कि वो ऐसी ऐसी होती है, वो पढ़ लेते हैं हम लोग। फंक्शनल डिपेंडेंसी एक होती है ट्राइवल। ट्राइवल का मतलब क्या होता है कि जो हमेशा सेटिस्फाई करेंगे। अरे ए से ए, अगर आपको ए दे दिया तो ए तो मिलना ही मिल रहा है, तो इसमें कौन सी बात हो गई, ये तो कोई नई बात नहीं होगी। ट्राइवल हमेशा हमेशा सेटिस्फाई करेगी। अगर आर्मस्ट्रांग की बात करें तो आर्मस्ट्रांग के अंदर ये 3 प्रकार के रूल है। ये क्या बोलते हैं, सबसे पहले है रिफ्लेक्सिविटी रूल। अगर मैं ए से बी निकाल पा रहा हूं और बी सबसेट है ए का, अगर अल्फा से बीटा निकाल पा रहा हूं और बीटा सबसेट है ए का, तो मैं ये कहूंगा कि इधर ए बी से ए बी निकल जाएगा और ए बी सी से बी सी भी निकल जाएगा। नहीं समझा गया? अगर मेरे पास ए बी से ए दे रखा है तो मैं इधर अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकता हूं कि ए बी सी से बी सी भी निकाल सकता हूं। एक बार फिर से, सर अगर ए से बी निकल रहा है तो इधर ए बी से ए भी निकलेगा ही निकलेगा। नेक्स्ट देखो आर्गुमेंटेशन रूल। आर्गुमेंटेशन रूल क्या बोलता है कि अगर अल्फा से बीटा निकल रहा है तो इधर गामा और गामा भी मल्टीप्लाई कर देना तो कोई बड़ी बात नहीं है, गामा अल्फा से निकल जाएगा गामा बीटा। तीसरा देखो ट्रांजिटिव रूल। ट्रांजिटिव रूल तो सबसे सिंपल ही अभी तक की जो पढ़ के आ रही है कि अगर इससे वो निकला और उससे वो निकला तो इससे ये भी निकल जाएगा, इससे वो निकला उससे वो निकला तो इससे ये भी निकल जाएगा। यानी अल्फा से अगर बीटा निकला और बीटा से गामा निकला तो मैं कह सकता हूं कि अल्फा से गामा डायरेक्ट भी निकल गया। चलो ये आर्मस्ट्रांग रूल हो गए। बहुत बार ये वाले रूल पेपर में लिखने के लिए आते हैं, मैंने शिवानी में देखे कि बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बने कि आर्मस्ट्रांग रूल के ऊपर। अच्छा ये टोटल मिला के 12 रूल होते हैं। अब यहाँ पे कितने लिखे वो नहीं पता, लेकिन टोटल 12 होते हैं। अगर इतने भी लिख दे तो काफी है वैसे हमारे पेपर एग्जामिनेशन में। ठीक, तीसरा रूल क्या होता है, यूनियन रूल। यूनियन रूल का क्या मतलब है कि अगर अल्फा से बीटा है और अल्फा से गामा भी है तो इन दोनों को जब आप मिला के लिखोगे तो आप ये कह सकते हैं कि अल्फा से बीटा गामा दोनों निकल गया, कि बीटा गामा को एक साइड लिख दो और अल्फा को एक साइड लिख दो। तो ये हो गया हमारा यूनियन वाला रूल। अगर डिकम्पोजिशन जस्ट इसका उल्टा, अरे क्या होता था कि अगर साइंटिस्ट लोग जब काम करते थे ना तो एक साइंटिस्ट ने ये वाला रिलेशन निकाल के दिया, उसको हमने पेपर में रिसर्च पेपर में लिख लिए। दूसरा साइंटिस्ट बोलता था मैं इसका उल्टा कर देता हूं तो मेरा भी नाम आ जाएगा रिसर्च पेपर में, तो उनने भी उल्टा करके लिख दिया, उसका भी नाम आ गया। ऐसे ऐसे ये सारी चीजें डिकम्पोज या बनाते बनाते बनते चली गई हमारे पास। तो अगर डिकम्पोजिशन रूल की बात करें तो अगर अल्फा से बीटा गामा है तो इसको तोड़ के लिखो अल्फा से बीटा और बीटा से गामा। बिल्कुल सिंपल बात होगी। अच्छा सूडो ट्रांसिटिविटी थोड़ी कम काम में आती है, लेकिन कैसे आती है ध्यान से सुनो। अल्फा से अगर बीटा चला और गामा बीटा से डेल्टा चला तो हम ये कह सकते हैं कि अल्फा गामा से डेल्टा चला। अगर इन दोनों को मिला दे, हम मिलाने के बाद ये पता चलेगा कि अल्फा से अगर बीटा मिला तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि बीटा के जगह पे अल्फा लिख सकते हैं। तो मैंने बस बीटा की जगह पे अल्फा लिखा, बाकी सब कुछ सब सेम है। बढ़िया। अब आ जाते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के ऊपर। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्लोजर ऑफ सेट ऑफ एफडी निकालने की बात करते हैं। अगर मेरे पास एक यूजिंग गिवन अ सेट ऑफ एफडी फाइंड ऑल द पॉसिबल एफडी फ्रॉम द रिलेशन। पॉसिबल एफडीज वगैरह पता करना है, अब भी करके देते हैं, उसको कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ये मेरे पास आर एक रिलेशन है, अच्छा कभी ऐसा लिखा गया तो इसका मतलब है कि रिलेशन आर है, उसके अंदर एंटिटी एट्रीब्यूट है ए बी सी डी। ये होने के बाद अब इसकी एफडी क्वेश्चन में दे रखी है कि ए से बी है और बी से सी है और ए बी से डी है। तो अब हमको इसकी एफडी सोल्व निकालने की, एफडी के क्लोजर क्या बन रहे होंगे। तो एक क्लोजर, अच्छा अभी एफडी के क्लोजर निकालने, पहले एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट के क्लोजर निकालना इधर सीखे हैं। अब यहां पे हम एफडी के क्लोजर निकालना सीख रहे हैं कि यहां पे जो एफडी दी है उसके अलावा और कौन सी एफडी हो सकती है, ये चीज हम निकालना सीख रहे हैं। तो अगर ए से बी है और बी से सी तो हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं हमारा ट्रांजिटिविटी रूल के हिसाब से कि ए से सी भी निकल जाएगा, तो ए से सी हो गया। दूसरी बात कि अगर ये वाली और इसको मिला दिया जाए तो ये बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम ए से डी कह सकते हैं, तो ए से डी आ गया। ये हो गया हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी की क्लोजर निकालना। ये दोनों ही काफी बार इंपॉर्टेंट आ जाते हैं हमारे पास, फंक्शनल डिपेंडेंसी के क्लोजर निकालना कैसे करना है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट पड़ जाती है। देखो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगर ये वाली मेरे पास एफडी दे रखी है तो मैं कैसे दूसरी वाली एफडी पता कर रहा हूँ।
पता करने का मतलब है कि अगर सी डी से ये सारी चीज दे रखी है तो मैंने कुछ तो भी दिमाग लगाया और मैंने बस ये सी डी से ए सी निकाल के लेके आया कि ये भी अब इसका फंक्शनल डिपेंडेंसी क्लोजर हो सकती है। अब कैसे लाया वो तो आप देखो या फिर मैं बताता हूं। क्या हुआ कि यहां से सी डी से ई लिखा था तो मैंने सी डी से ई लिखा, और यहां से ई से ए भी लिखा था, ई से ए लिखा, और सी डी से ए लिखा था। तो अच्छा, इन दोनों को मिला दिया मैंने, फिर इन दोनों को वो अपने सूडो ट्रांसलेटर से मिलाया तो मेरे को सी डी से ए मिल गया। सी डी से ए मिलने के बाद मेरे को ए से सी भी मिला। अब इन दोनों को मिलाने के बाद मेरे पास मिला कि सी डी से ए सी मिल गया। तो ये हो गया मेरा इसका फंक्शनल डिपेंडेंसी का एक और क्लोजर। ऐसे ही मैंने बी वाला भी यहां पे सॉल्व किया, आप इसको देख लो। हाँ, अब हम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बढ़ गए हैं। कितना है ये? हाँ, नॉर्मलाइजेशन के पहले तक के मैं आपको बता देता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अब हमको क्या करना है, एक पर्टिकुलर रिलेशन दे रखा है, पर्टिकुलर एफडी दे रखी है, उसके अंदर कीज पता करनी है। और की का मतलब है कि कैंडिडेट की पता करनी है। और कैंडिडेट की का मतलब क्या होता है बता दिया आपको, द मिनिमम की, जिससे हम सुपर की जो रहती है उसमें से ऐसे की निकाल के लेके आए जो कि हमको यूनिकली आइडेंटिफाई हो। तो अब देखो, फाइंडिंग कीज यूजिंग एफडी बहुत सारी दे रखी है, एफडी दे रखी है, उससे हमको की निकालना है। टू फाइंड एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट विच कैन बी डिराइव ऑल द एट्रीब्यूट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के ऊपर आते बिना किसी देरी के कि अगर ये दे रखा है तो सबसे पहले इसको तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, वो तरीका हर बार हम लोग लगाने वाले हैं, वो तरीका आप ध्यान से समझो। तरीका ये बोलता है कि आप ए का क्लोजर निकालो, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है उसके क्लोजर निकालो। और क्लोजर निकालना हम अभी पीछे सीख के आए कि अगर ए का क्लोजर निकालना है तो ए का क्लोजर ए ही होगा, ए से बी डिराइव हुआ बी आ गया, बी से सी डिराइव हुआ सी आ गया, सी से डी डिराइव हो गया डी आ गया। ऐसे ही बी का निकाले तो बी से बी, और बी से सी, और सी से डी, बी सी डी। अगर सी का निकाले तो सी से सी आ जाएगा, और सी से डी आ गया, और डी का निकाले तो सिर्फ डी का डी बन जाएगा। ये सारी चीज होने के बाद अगर मुझे एक ऐसा क्लोजर मिला जिससे सारी की सारी वैल्यू डिराइव्ड हो रही है, ए भी मिल रहा है सी भी मिल रहा है, तो इस वाली चीज को मैं कहूंगा कि ये मेरी की है, ए इज अ की। और ए की होने के बाद मैं कह दूंगा कि ये मेरी कैंडिडेट की भी है। और कैंडिडेट की है ना, पॉसिबल सम भी हो सकता है कि अगर आप ए और बी को, अब ए को सबके साथ मिला लो, ए को बी के साथ जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं जिसके अंदर ए एक बार मिनिमम एग्जिस्ट करता, वो सारी की सारी कैंडिडेट की बनेगी। लेकिन अगर प्राइमरी की बात करें ना, तो प्राइमरी की सिर्फ यहां पे ए ही है। प्राइमरी की का क्या कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपने ए बी कैंडिडेट की निकाले तो इसको ऐसे दो हिसाब से तोड़ के दो कि वो अलग अलग ना हो। लेकिन जब मैं इसको तोड़ रहा हूं तो ए तो मेरे प्राइमरी की है, वो तो मेरे सारे एलिमेंट दे देंगी, पर बी नहीं दे पाएंगे। ऐसा नहीं दे पा रही है, इसलिए अपन कह देंगे कि ये प्राइमरी की नहीं है, प्राइमरी की सिर्फ ए है। और कैंडिडेट की बात करें तो ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन मेरे कैंडिडेट की ही कहलाने वाले हैं। आगे समझो, सेकेंड क्वेश्चन ये है हमारे पास कि आर एक रिलेशन दे रखा है ABCD, और उसमें FD दे रखी है ए से बी से C से D, ये सारी की सारी दे रखी है। अब हमको पता करना है कि इसके अंदर कैंडिडेट की क्या क्या है। वी हैव टू कैलकुलेट द व्हाट इज कैंडिडेट की। अच्छा, ये हम पढ़ क्यों रहे, आगे जाके जब नॉर्मलाइजेशन पढ़ेंगे ना तो एकदम छोटी सी चीज लगने लग जाएंगे आपको कि इतना सिंपल सी चीज हम पढ़ रहे हैं जब से, तो आपको ये चीज आना चाहिए बहुत बेहतरीन वाले तरीके से। अगर ये FD दे रखी है तो हमको इसके कैंडिडेट की निकालना है। कैंडिडेट के निकालने का मतलब है कि ए का क्लोजर, मतलब इतने जितने जो एलिमेंट है इनका सबसे पहले क्लोजर निकाल के रखो। मैंने क्लोजर निकाला, ए के क्लोजर से ए मिला, ए से बी मिल गया, बी से सी मिल गया, सी से कुछ और मिल गया, सी से डी मिल गया, ए क्लोजर निकल गया। ऐसे ही मैंने डी का क्लोजर निकाला तो डी के क्लोजर से डी मिल गया, डी से ए मिल गया, ए से बी मिल गया, बी से सी मिल गया। सी का क्लोजर निकाला तो सी के क्लोजर से मुझे डी मिल गया, डी से ए मिल गया, ए से बी मिल गया, और बी से सी मिल गया, तो ये भी मेरा क्लोजर बन गया। अगर बी से निकाला तो बी से सी मिल गया, सी से डी मिल गया, डी से ए मिल गया, और ए से बी फिर से मिल गया। मतलब ये सारे के सारे जब मैंने क्लोजर निकाला तो मुझे ये पता चला कि ये सारी जो मैंने क्लोजर निकाले है ये सारे के सारे कीज है। कीज का क्या मतलब होता है कि यूनिकली आइडेंटिफाई, कि अगर मुझे ए मिल गया तो मैं ए से सारी चीजें डिराइव कर सकता हूं, डी मिल गया तो सारी चीजें डिराइव कर सकता हूं, सी मिल गया तो सारी चीजें डिराइव कर सकता हूं, बी मिल गया तो सारी चीजें डिराइव कर सकता हूं। ये सारी चीज हमको समझने के बाद मैं कह दूंगा कि ABCD ये अपने आप में सारे के सारे कीज है। अब मुझे ये भी जोड़ने की जरूरत नहीं कि AD भी क्या एक कैंडिडेट की होंगी, अरे होंगी, वो क्यों नहीं होने वाली, वो तो एकदम जनरल सी बात हो गई है। लेकिन जो मेजर जो बात होने वाली थी कि ए का क्लोजर B C D ये सारे के सारे कैंडिडेट की बन जाएंगे, और मैंने कैंडिडेट की इनको बना के लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, एक ये रिलेशन है, उनकी FD दे रखी है।
फिर से वही क्वेश्चन है कि कैंडिडेट की पता करना है। कैंडिडेट की पता करने के लिए मैंने ए का क्लोजर निकाला। ये जितना क्वेश्चन आसान था उतना क्वेश्चन ये वाला आसान नहीं है, इसलिए ध्यान से समझो। अगर मैंने ए का क्लोजर निकाला तो ए के क्लोजर से कुछ मिला क्या? नहीं, ए के क्लोजर से ए मिला। मैंने बी का क्लोजर निकाला, बी के क्लोजर से कुछ मिला? डी मिला बस, बी खुद और डी बस। अगर मैंने सी का क्लोजर निकाला तो सी के क्लोजर से सी और ई ही मिला बस। अगर डी का क्लोजर निकाला तो डी का क्लोजर से कुछ मिला ही नहीं सर। अगर ई का क्लोजर निकाले तो ई के क्लोजर से तो कभी कुछ मिल भी नहीं सकता, तो कुछ नहीं मिला। अब देखो हमको इसमें कैंडिडेट की पता करना है, क्योंकि हर एक टेबल की पर्टिकुलर कुछ ना कुछ कैंडिडेट की होती है। अब वो जरूरी नहीं कि वो सिर्फ सिंगल सिंगल वाली हो, जैसे कि हमने यहाँ सिंगल लिखे थे सिंगल ही हो सकता है कि वो मल्टी वैल्यू के साथ भी हो जाए, कि अगर दो को मिला ले तो वो हम सारी चीजें डिराइव कर पाए। यानी अगर मैं सी और डी को मिला के सारी चीजें डिराइव कर पा रहा हूं तो वो मेरी हो सकती है कि वो मेरी कैंडिडेट की हो। अब ध्यान से समझो कि अगर मैं ए और बी को साथ में मिला लूं, ए और बी को मिलाने का मतलब है कि मेरे को ए मिल गया, बी मिल गया, डी मिल गया। अब बच गया मेरे पास सी, ई और एफ। सी, ई और एफ निकालने के बाद कि अगर यहां से समझो कि अगर ए और बी मैंने मिला दिया तो मुझे अब मिल गया ए, बी और ये डी। ये तीन एलिमेंट मुझे मिल गए। ये तीन एलिमेंट मिलने के बाद अब इन तीनों के पॉसिबल कॉम्बिनेशन से और कुछ मिल रहा है क्या? देखो अगर मैं ए और बी को मिला दिया तो ए और बी से मुझे सी भी मिल गया। ये आ गया सी मेरे पास, बिल्कुल सही बात होगी। अब सी भी आ गया तो क्या सी से कुछ और मिला गया? अच्छा, सी और डी से मिल गया, मतलब सी और डी मेरे पास थे, सी और डी को मिलाया तो मेरे पास एफ मिल गया। ये सी और डी को मिलाया तो एफ मिल गया। ऐसे ही मैंने कुछ कुछ और मिलाया कि मैंने सी से ई भी निकल गया। मेरे पास सी तो मेरे पास बैठा था तो सी से ई भी निकल गया। अब क्या बच गया? सब तो हो गए ए बी सी डी ई एफ। हाँ बस, तो ऐसे ही सारे अब हम कह देंगे कि ये जो ए बी है ये एक कैंडिडेट की है। ऐसे ही आपको सारे के सारे चेक करना है। वैसे तो इस वाले प्रॉब्लम में हमारे पास एक ही कैंडिडेट की है कि ए बी एक कैंडिडेट की है, और यही कैंडिडेट की अब क्या बन जाएंगी? प्राइमरी की भी बन जाएंगी। हाँ, और क्वेश्चन देखो बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। प्रैक्टिस करते जाओ और बनाते जाओ। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन खुद से करो कि अगर ये एक रिलेशन है उसमें एफडी दे रखी है तो उसका क्लोजर निकालो, और आपको इसका इसमें कैंडिडेट की पता करना है। कैंडिडेट की पता करने के लिए आपने इसका ये लिखे तो ए का क्लोजर देखे, बी का क्लोजर, सी का क्लोजर लिखे तो पता चला कि कोई नहीं आ रहा, तो फिर ए बी को मिला के देखे, ए सी को मिला के देखे, ए डी को मिला के देखे। अगर सारी चीज डिराइव हो गई तो ये हमारी कैंडिडेट की बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर एक क्वेश्चन है एफडी ये सारी दे रखी है तो इनका क्लोजर निकाल के देखो। क्लोजर हमने जब निकाल के देखे, ए का निकाले तो ए में तो मिली नहीं, तो फिर बाद में ए बी का देखे तो ए बी से सारी चीज डिराइव हो गई, तो ए बी वाली कैंडिडेट, ए बी को हम कह देंगे कि ए बी एक कैंडिडेट की है। इसी की तरह एक ये रिलेशन था, तो इसका आंसर ये है। वैसे तो आप ये ट्राई करो कि ए बी ई कैसे आया, कि इनका ए बी ई को आप मिला देंगे तो ये हमारी कैंडिडेट की बन जाएंगी। ये अब आप सक्षम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एक क्वेश्चन ये भी है कि अगर एक ये रिलेशन दे रखा है और उनकी अगर ये एफडीज है, ये एफडीज है तो इसके अंदर कैंडिडेट की क्या बनेंगी, ये भी आप पता करो, और हो सके तो कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये बनेगा हमारे पास, फाइंड मिनिमल सेट। अगर मिनिमल सेट की बात करें तो अब इसको तोड़ जोड़ के, मतलब इसमें से कौन सी चीजें हटाई जा सकती है, वो हटाई जाने वाली चीज के ऊपर भी आप काम करो कि अगर बी सी डी से ए मिल रहा है तो ए से एफ मिल रहा है, तो इसमें से कौन सी एक दो ऐसी एफ डी हटाई जा सकती है जिससे हमारा काम बन जाए। ये चीज आप देखो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन।